हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर समस्थिति अर्थात आइसोस्टेसी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसके अंतर्गत हम लोगों ने ये जाना था कि समस्थिति हम किसे कहते हैं और समस्थिति का जो सिद्धांत है वो किस प्रकार से विकसित हुआ है, इसके बारे में हमने एक सामान्य जानकारी यहाँ पर प्राप्त की थी। उसके साथ साथ ही हमने एरी और प्राट ने समस्थिति के बारे में जो बात कही थी उस बात के बारे में भी हमने जाना था कि इन्होंने अपना मत क्या रखा था कि धरातल पर किस प्रकार से संतुलन की व्यवस्था पाई जाती है। हम यहाँ पर संक्षिप्त में एक बार फिर से जान लेते हैं कि एरी महोदय ने ये बात कही थी। इनका सिद्धांत जो था वो तैरने के सिद्धांत पर आधारित था और इन्होंने ये कहा था कि किसी वस्तु के तैरने के लिए जिस प्रकार उसका एक भाग ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग को नीचे रहना आवश्यक होता है, जल के अंदर डूबा होना आवश्यक होता है, उसी प्रकार से धरातल पर संतुलन की स्थिति बनाए रखने के लिए जो भाग जितने ऊंचे होते हैं उनका 9 गुना भाग आंतरिक भाग के अंतर्गत अपनी जड़ रखता है, अर्थात वो सीमा के अंदर डूबा होता है। इन्होंने ये भी कहा था कि सभी धरातलीय भागों का घनत्व तो समान है, किंतु उनकी गहराइयों में अंतर पाया जाता है। जो भाग जितना ऊंचा होता है उसका उतना ही अधिक भाग गहराई में डूबा हुआ होता है और जो भाग कम ऊंचा होता है उसका भाग कम गहराई तक डूबा हुआ होता है, जिसके कारण से धरातल पर संतुलन की स्थिति पाई जाती है। वहीं प्राट ने इनसे भिन्न मत के रूप में अपनी बात स्पष्ट की। इन्होंने कहा कि धरातलीय भागों में घनत्व के अंदर अंतर पाया जाता है। पर्वतीय भागों का घनत्व जो है वो पठारों से कम होता है और पठारों का घनत्व मैदानों से कम होता है और मैदानों का घनत्व समुद्र तली से कम होता है। अर्थात ऊंचाई और घनत्व के अंदर उल्टा संबंध पाया जाता है। जो भाग जितना ऊंचा होता है उसका घनत्व उतना ही कम होता है, जिसके कारण से आंतरिक भाग पर एक रेखा के सहारे सभी का भार बराबर हो जाता है, जिससे कि वो संतुलन की स्थिति बनी रहती है। ये बात हमने इस डायग्राम के अंदर भी समझ सकते हैं कि एरी और प्राट ने जो मत रखे हैं कि एरी के अनुसार सभी धरातलीय भागों का घनत्व समान होता है किंतु गहराइयों में अंतर होता है। वहीं प्राट ये कहते हैं कि धरातलीय भागों के घनत्व में अंतर पाया जाता है किंतु उनकी गहराइयां समान होती है। तो इन दो मतों के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की थी। आज हम बात करते हैं इससे और भी जो विभिन्न मत हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, जिनमें आता है हैफोर्ड और बोवी का मत। हैफोर्ड और बोवी ने प्राट से मिलते जुलते ही मत का प्रतिपादन किया। इन्होंने कहा कि भूपृष्ठ के नीचे अलग अलग घनत्व के भाग विद्यमान हैं, किंतु धरातल के नीचे गहराई में एक ऐसा तल पाया जाता है जिसके ऊपर घनत्व में तो अंतर है किंतु नीचे की तरफ घनत्व समान होता है, जिसे इन्होंने समतोल तल अर्थात लेवल ऑफ कंपेंसेशन अर्थ या क्षतिपूर्ति तल के नाम से संबोधित किया। इन्होंने कहा कि जो ये लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर होता है, इस 100 किलोमीटर की गहराई वाले भाग के ऊपर जितने भी भाग होते हैं वो भाग अपने विभिन्न घनत्व से संतुलित होकर के यहाँ पर एक साथ रुक जाते हैं, जिससे कि समतोल तल पर उनका भार बराबर हो जाता है। जिस प्रकार से यदि हम यूं कहें कि जैसे एक तराजू के दो पलड़ों पर एक तरफ हम 1 किलोग्राम रुई और एक तरफ हम 1 किलोग्राम गेहूं रख देते हैं, तो हम ये देखते हैं कि दोनों का भार तो समान होने के कारण से वो एक रेखा के सहारे संतुलन की स्थिति में हैं, लेकिन उनके आकार में हमें काफी अधिक अंतर दिखाई देता है। तो वो भाग इन्होंने समतोल तल अर्थात क्षतिपूर्ति तल के रूप में कहा, जहां पर इन सभी धरातलीय भागों का घनत्व समान हो जाता है। वहीं जोली ने इससे बिल्कुल विपरीत बात कही। जोली ने यह बात कही कि व्यवहार के अंदर समतोल तल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो आंतरिक भाग है वो निरंतर सक्रिय रहता है। निरंतर सक्रिय रहने के कारण से आंतरिक भाग में जो विभिन्न प्रकार की भूगर्भिक क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं, ये उसे नष्ट कर सकती हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि समान घनत्व वाले क्षेत्र के नीचे 10 मील यानी कि 16 किलोमीटर मोटी परत होती है, जिसके ऊपर तो घनत्व में अंतर पाया जाता है किंतु यहां पर आकर के घनत्व सभी का समान हो जाता है। इसे इन्होंने क्षतिपूर्ति मंडल के नाम से संबोधित किया, जिसे कि इन्होंने कंपेंसेशन जोन भी हम कहते हैं, क्षतिपूर्ति मंडल के रूप में इन्होंने कहा। इन्होंने ये भी कहा कि इस मंडल में
कम घनत्व वाले क्षेत्र नीचे तक हल्के पदार्थ वाले भूपृष्ठ के रूप में डूबे रहते हैं और अधिक घनत्व वाले भाग भारी होने के कारण से ये कम डूबे रहते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर धरातल पर संतुलन की स्थिति हमें दिखाई देती है। इन दोनों के मतों को हम यहाँ पर डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि हैफोर्ड ने जो बात कही वो ये कहा कि लेवल ऑफ कंपेंसेशन, यानी कि ऊपर जो धरातली भाग हैं, चाहे वो पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, ये जितने भी भाग हैं, इनके घनत्व में तो अंतर पाया जाता है, किंतु आंतरिक भाग में 100 किलोमीटर की गहराई पर एक लेवल ऑफ कंपेंसेशन अर्थात समतोल तल या क्षतिपूर्ति तल पाया जाता है, जहां पर आकर के इन सब का भार बराबर हो जाता है, जिसके कारण से धरातल पर संतुलन की स्थिति बनी रहती है। वहीं जोली जो बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि समतोल तल व्यवहार में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आंतरिक क्रियाएं उसे कभी भी नष्ट कर सकती है। इसलिए इन्होंने ये कहा कि एक 16 किलोमीटर मोटी परत, जिसे कि इन्होंने जोन ऑफ कंपेंसेशन या कंपेंसेशन जोन या क्षतिपूर्ति मंडल के रूप में इसे कहा, कि ये 16 किलोमीटर मोटी परत के अंतर्गत जो ऊपर वाले भाग हैं, यहां पर हमें जिनका भी घनत्व में अंतर होता है, भार में अंतर होता है, वो यहां पर आकर के सब संतुलित हो जाते हैं और इसके नीचे सब समान रूप से बने रहते हैं, संतुलन की स्थिति में बने रहते हैं, जिसके कारण से धरातल पर हमें संतुलन की स्थिति पाई जाती है। एक प्रकार से हम इसको एक स्पंज के रूप में भी समझ सकते हैं कि ये जो भाग है वो एक स्पंज के रूप में है, जिसमें जो अधिक भार वाला है वहां पर स्पंज भले ही थोड़ा अधिक दब जाएगा और जो कम भार वाला है वहां पर स्पंज कम दबेगा, लेकिन फिर भी जो नीचे वाला भाग है स्पंज का, वो भाग वहां पर एक रेखा के सहारे समान बना रहता है, जिसके कारण से धरातल पर हमें संतुलन की स्थिति दिखाई देती है। इसी के साथ साथ होम्स ने भी अपनी विभिन्न प्रकार से बात कही। होम्स ने यह कहा कि उच्च भूभाग जो होते हैं ये हल्के पदार्थों से बने होते हैं। संतुलन बनाए रखने के लिए उनका जो अधिकांश भाग होता है वो भूपटल में गहराई तक डूबा हुआ होता है। यहाँ पर जैसा कि हम इस डायग्राम के अंतर्गत देख सकते हैं कि जो भाग जितने ऊंचे हैं वहां पर उतना ही भाग उसका गहराई तक डूबा हुआ है, और जो भाग कम ऊंचे होते हैं उनका कम भाग यहाँ पर डूबा हुआ होता है। तो इन्होंने कहा कि पर्वतीय भागों के नीचे जो सियाल परत है वो 40 किलोमीटर से भी अधिक मोटाई की पाई जाती है, और वही मैदानों के नीचे 10 या 12 किलोमीटर की इसकी सियाल परत की मोटाई होती है। इस कारण से इन्होंने ये स्पष्ट किया कि भूपटल पर उच्च भूभाग इसलिए स्थिर हो जाते हैं क्योंकि उनके नीचे काफी गहराई तक कम सघन पदार्थ विद्यमान है, जिसके कारण से धरातल पर संतुलन बना रहता है। साथ ही साथ इन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि पृथ्वी पर यानी कि धरातल पर पूर्ण संतुलन या समस्थिति नहीं पाई जाती है, हमें केवल संतुलन की दशा जो है वो अवश्य दिखाई देती है, क्योंकि आंतरिक भाग निरंतर क्रियाशील रहता है और निरंतर क्रियाशील रहने के कारण से इसमें परिवर्तन हो सकता है। चूंकि भूगर्भिक प्रक्रियाएं एक लंबे समय का परिणाम होती है, इसलिए हमें अपने जीवन काल के अंतर्गत ये धरातलीय भाग स्थिर दिखाई देते हैं, संतुलित दिखाई देते हैं, लेकिन इनके आंतरिक भाग में निरंतर कहीं न किसी प्रकार की प्रक्रियाएं चलने के कारण से इनमें परिवर्तन होता रहता है। ये बात होम्स ने अपने मत के अंतर्गत कही है। तो हमने आज यहाँ पर बात की कि एरी ने क्या बात कही संतुलन की स्थिति के लिए, कि धरातली भागों का समान घनत्व होता है किंतु गहराइयों में अंतर होता है। वहीं प्राट ने यह कहा कि धरातली भागों में घनत्व में अंतर होता है किंतु वो एक रेखा के सहारे समान भार हो जाते हैं, क्योंकि धरातली भागों में जो भाग जितने ऊंचे होते हैं उसका घनत्व उतना ही कम होता है। वहीं हैफोर्ड और बोवी ने भी प्राट से मिलती जुलती बात ही कही कि एक रेखा के सहारे लेवल ऑफ कंपेंसेशन के सहारे सभी धरातली भागों का भार बराबर हो जाता है। तो वहीं जोली ने एरी से मिलती जुलती बात कह करके अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि धरातल पर व्यवहार के अंदर समतोल तल नहीं पाया जा सकता, उसके स्थान पर क्षतिपूर्ति मंडल अर्थात कंपेंसेशन जोन पाया जाता है, जो कि लगभग 16 किलोमीटर की मोटाई रखता है, जिससे धरातल पर संतुलन की स्थिति बनी रहती है। वहीं होम्स ने अपने मत के अंतर्गत कहा, इनका भी मत एरी से ही मिलता जुलता रहा है, कि जो भाग जितना ऊंचा होता है वो भाग नीचे की ओर उतनी ही गहराई तक डूबा हुआ होता है, और जो भाग कम ऊंचा होता है वहां पर सियाल परत उसकी कम मोटी पाई जाती है, जिसके कारण से धरातल पर हमें संतुलन की दशा दिखाई देती है। यदि हम बात करें अब
वास्तविक रूप के अंतर्गत तो हम ये देखते हैं कि धरातल पर संतुलन की स्थिति किस प्रकार से बनी हुई होती है। ये इस तथ्य को हम इस विवरण से और इस डायग्राम से भली भांति जान सकते हैं कि जब किसी स्थान पर पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है, जैसे ये यहाँ पर पर्वत श्रेणी है, तो पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ तो निर्माण होते ही उस पर अपर्दन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अपर्दन की क्रिया जब प्रारंभ होती है तो ये डेन्यूडेशन ऑफ माउंटेन रेंज यानी कि इन पर अनाच्छादन, चाहे वो अपक्षय हो या अपर्दन के रूप में, ये भाग धीरे धीरे विघटित होने प्रारंभ हो जाते हैं। और जो मलबा होता है ये परिवहन के माध्यम से, विभिन्न माध्यम जो भी हो परिवहन के, चाहे वो प्रवाहित जल हो, चाहे वायु हो या और कोई जो भी हो, उसके माध्यम से ये भाग धीरे धीरे सागर में जमा होने लग जाते हैं, जिसके कारण से सागर तली जो होती है ये भारी होने लग जाती है निक्षेप के कारण से, और पर्वतीय भाग हल्के होने लग जाते हैं क्योंकि यहां से जो मलबा है वो लगातार हट रहा है, जिसके कारण से इन दोनों भागों के मध्य असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई, अर्थात पर्वतीय भाग जो है ये हल्के हो गए, अर्थात इनके क्षयित होने से उनका दबाव कम हो जाता है, जिससे इनमें उठाव होने लग जाता है, ये भाग ऊंचे की ओर उठने लगते हैं। वहीं सागर तली जो है वो नीचे की ओर धंसने लगती है। तो इन दोनों जगहों पर जो ये दबाव का जो अंतर होता है, इसके कारण से अधः स्तर यानी कि जो सब स्ट्रेटम है उसमें भारी पदार्थों का हल्के पदार्थों की ओर बहाव प्रारंभ हो जाता है, और इस प्रकार से ये बहाव वापस यहां से प्रारंभ हो जाता है, जिससे पदार्थों की आंतरिक भाग के अंदर स्थानापूर्ति होती रहती है और धरातल पर संतुलन की व्यवस्था बनी रहती है। तो अर्थात धरातल पर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि संतुलन की स्थिति नहीं बल्कि संतुलन की दशा पाई जाती है, क्योंकि आंतरिक भाग की विभिन्न प्रक्रियाएं और धरातलीय भाग की जो अपक्षय और अपर्दन है या आंतरिक भाग में पदार्थों का जो भाव है, ये प्रक्रियाएं निरंतर जारी रहती हैं, जिसके कारण से हमें धरातल पर संतुलन की स्थिति दिखाई देती है। तो हमने इस विषय के अंतर्गत ये जाना कि समस्थिति क्या होती है और इससे जुड़े हुए विभिन्न मत किस प्रकार से अपनी विचार रखते हैं, इनके बारे में हमने आज यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है। अब अगले विषय में हम अपनी अगली क्लास के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।